गुजरात जायंट्स WPL 2026 के मेगा ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर को टारगेट करने वाली है और क्या रहने वाली है उनकी ऑक्शन स्ट्रेटजी, पूरा इस वीडियो में लॉजिकली बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक के साथ साथ है ना थोड़ा हाइप भी कर देना। हाइप भी करोगे तो थोड़ा और प्रमोट होता है वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं फंड्स से, क्योंकि मेगा ऑक्शन है, फंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और गुजरात जायंट्स के पास फंड्स है 9 करोड़ रुपए, एक अच्छी खासी अमाउंट है। और इस अमाउंट में देखोगे तो आप 1.5 से 2 करोड़ वाले 2 प्लेयर को ले सकते हो और 1-1 करोड़ वाले भी 3 से 4 प्लेयर आप ले सकते हो। यानी कि बड़े प्लेयर्स अगर आप देखोगे तो 5 से 6 आप आराम से ले सकते हो, बाकी आपको नॉर्मल रेंज में लेने पड़ेंगे। तो फंड्स उनके पास देखोगे काफी सफिशिएंट है और रिटेन प्लेयर देखोगे केवल 2 ही प्लेयर को रिटेन करा है, उसमें भी 2 ओवरसीज प्लेयर है। टोटल जो स्लॉट फिल करने होते हैं, मैक्सिमम स्लॉट स्लाइस होती है जो 18 प्लेयर की होती है और 18 में से आप देखोगे तो 2 ओवरसीज स्लॉट फुल हुए हैं और टोटल जो ओवरसीज प्लेयर ले सकते हैं वो टोटल 6 ही ले सकते हैं। तो 4 अभी भी लेने बाकी है और बाकी अगर स्लॉट देखोगे तो इंडियन प्लेयर भी 12 लेने उनको। तो टोटल जो स्लॉट रिमेनिंग बचता है वो बचता है टोटल 12 प्लेयर का। तो टारगेट प्लेयर देखने से पहले ये देख लेते हैं कि प्लेइंग 11 में कौन से 2 प्लेयर को उन्होंने रिटेन कराया। तो सबसे पहला जो नाम आता है जो रिटेन हुआ है वो ओपनिंग करती है बेथ मुनी। बेथ मुनी एज अ विकेट कीपर भी रहेगी और बहुत बड़ी मैच विनर प्लेयर है। और बाकी जो दूसरी जो प्लेयर है उनकी कप्तान 4 नंबर पे आएगी एशले गार्डनर, उनको रिटेन कराया। बस ये 2 प्लेयर रिटेन हुए हैं और अभी जो बाकी के टारगेट करने हैं प्लेयर्स वो कैसे करेगी टीम, पहले उसके ऊपर एक रणनीति सोच लेते हैं। क्योंकि जो पिछले 3 साल उठा लोगे ना, पिछले 3 साल में जो गुजरात की गलती रही थी वो गलती ये रही थी कि उनके ओवरसीज जो प्लेयर थे उसमें ऑलराउंडर कम थे। यानी कि एक एशले गार्डनर ही ऑलमोस्ट ऑलराउंडर थी, बाकी देखोगे तो डॉटिन बीच में आई थी, फिर एक आध और थी पर वो इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी। बाकी उनमें जो देखोगे रन्स कौन बनाते थे उनके ओवरसीज प्लेयर, उसमें भी कौन थे, बेथ मुनी, वोल्वाडट थी पहले और वोल्वाडट लास्ट टाइम थी, तीनों सीजन थी वोल्वाडट रन्स नहीं बना पा रही थी। ठीक है, उनके जो ओवरसीज प्लेयर थे वो इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे और जो इंडियन प्लेयर्स थे, इंडियन प्लेयर का कंट्रीब्यूशन आ ही नहीं रहा था ना बल्ले से, खासकर बल्ले से कोई भी उनका इंडियन प्लेयर नहीं चला है। लास्ट सीजन थोड़ी बहुत हरनिल लेवल चल गई है, बाकी कोई भी आप देखोगे तो इंडियन प्लेयर उनके चले ही नहीं है। और खासकर और ओवरसीज प्लेयर में भी देखोगे कंसिस्टेंट रहे नहीं है, कोई अच्छे इतने भी तगड़े प्लेयर्स नहीं थे ओवरसीज अगर आप देखोगे तो गार्डनर और बेथ मुनी जो अच्छे मैच विनर्स है उन्हीं को रिटेन कराए। अभी जो उनकी जो मेन नीड रहेगी, 2 ऐसे ऑलराउंडर लेकर आओ, अच्छे ऑलराउंडर जो थोड़ी बहुत बॉल भी करा ले, रन्स भी अच्छे लगा दे। ठीक है, तो ओवरसीज के ये 2 स्लॉट का उनका काम रहेगा और इंडियन प्लेयर्स अच्छे क्वालिटी वाले पकड़ो, क्योंकि उनके पास वैसे भी फंड्स है, अच्छे प्लेयर्स ले सकते हैं, इंडियन भी ले सकते हैं, फॉरेन प्लेयर भी ले सकते हैं, अच्छे स्क्वाड बना सकते हैं। पिछले दोनों टाइम इनकी 2 गलतियां रही थी, ना इंडियन प्लेयर रन बना रहे थे ना इंडियन प्लेयर गेंदबाजी अच्छा कर रहे थे, 1-2 को छोड़ दो तो, और खासकर रन्स तो आ ही नहीं रहे थे किसी इंडियन बल्ले से। तो इसी कारण से मेन जो उनका टारगेट रहेगा ओवरसीज प्लेयर और इंडियन प्लेयर में कोई बड़े ऐसे नाम लेकर आओ कि जो रन्स बना सके। तो इसी कारण से सबसे पहले हम देखेंगे ओवरसीज प्लेयर का, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो वैल्यूएबल रहता है, वही वैल्यूएबल है और विनिंग करवाने में ओवरसीज प्लेयर का ही हाथ रहेगा, खासकर WPL में। तो अभी जो उनको नीड है, एक एशले गार्डनर जैसी ही एक विकेट टेकिंग बॉलर हो और बैटिंग भी अच्छी करती हो, क्योंकि अगर प्योर बैटर लोगे आप तो वही दिक्कत आएगी। लिचफील्ड को रखा था लास्ट टाइम, वोल्वाडट को रखा था, रन नहीं आ रहे तो गेंदबाजी भी वीक पड़ रही थी, रन तो आ ही नहीं रहे थे उनसे बल्ले से पर गेंदबाजी भी वीक पड़ रही थी। तो ऐसे ऑलराउंडर लेकर आओ कि जो रन्स भी तगड़े बनाए और विकेट भी तगड़ी दे। तो इसी कारण से 6 नंबर पे जॉर्जो वेरहाम को ये लोग टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि गार्डनर वैसे भी ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, लेग ब्रेक गेंदबाज को फोकस करा जा सकता है। एक बहुत ही अच्छी वेरहाम विकेट टेकिंग बॉलर है और रन भी तगड़े मारती है, अभी BBL देख लो तगड़े रन बना रही है। अगर वो हाथ में ना आए तो जेस जॉनसन या फिर वेरहाम में से कोई एक प्लेयर के ऊपर टारगेट 100% गुजरात करेगी और करना ही चाहिए। 6 नंबर पे, 5 नंबर पे भी आप खिला सकते हो, ऐसा भी नहीं है, पर 6 नंबर पे एक काफी अच्छी बैटिंग उनको मिल जाएगी जो नीचे से अच्छा फिनिश करके दे दे गुजरात को। और ये दोनों में से देखोगे जेस जोनासन 1.5 करोड़ प्लस जाएगी और ये जो जॉर्जो वेरहाम है वो भी 1 करोड़ प्लस जाएगी, यानी कि बड़ी प्लेयर्स है, यानी कि हमने पहले बड़े प्लेयर्स देख लिए। फिर जो चौथा ओवरसीज प्लेयर आएगा ना वो एज अ बैट्समैन गिन लो या फिर थोड़ा ऑलराउंडर फाउंड में गिन लो, क्योंकि जो 1 डाउन पे मैंने लिखा है, 1 डाउन पे अगर आप देखोगे तो 1 डाउन पे ग्रेस हैरिस को टारगेट ये लोग कर सकते हैं जो थोड़ी बहुत बॉल भी करा ले।
क्योंकि उनकी दिक्कत ही यही रही थी कि उनके जो बैट्समैन थे, जो ओवरसीज प्लेयर लेकर आए थे, वो सिर्फ बैटिंग करते थे और वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो ग्रेस हैरिस का क्या, एक अच्छी हिटर है और अगर बैट से कुछ नहीं किया तो गेंदबाजी भी 2 से 3 ओवर आपको अच्छी कर दे सकते हो। ग्रेस हैरिस को वो टारगेट करेंगे क्योंकि उनको हिटर चाहिए, लास्ट टाइम वहीं फंस रहे थे वो। तो इसी कारण से वो ग्रेस हैरिस के ऊपर टारगेट करके 1 डाउन इसीलिए लिखा है, देखो ओपन करती है, पर ओपनिंग स्लॉट में एक अच्छा इंडियन प्लेयर उनको चाहिए। क्यों इंडियन प्लेयर चाहिए? क्योंकि ओपनिंग स्लॉट में हर बार क्या हुआ है, हर बार हरनील देवल आ रही थी। हरनील देवल देखो एक ओडीआई की अच्छी प्लेयर मैं मानता हूं, T20 की उस हिसाब से हिटिंग नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसी कारण से देखोगे तो एक अच्छे इंडियन प्लेयर, क्योंकि इंडियन प्लेयर में उनके रन ही नहीं आए। आप कोई भी पिछले 3 सीजन उठाकर देख लो, उनके जो बल्ले से रन देखोगे ना, कोई भी इंडियन प्लेयर से आए नहीं है। हरनील देवल का लास्ट सीजन आया, वो भी उससे पहले 2 सीजन नहीं आए। तो एक अच्छे इंडियन प्लेयर की भी जरूरत है, क्योंकि सब तो ओवरसीज नहीं खिला सकते। तो इसीलिए 1 डाउन ग्रेस हैरिस, अगर ग्रेस हैरिस को ना ले पाए या कुछ ऐसा ऑक्शन टेबल पे हो जाए तो उसकी जगह पे डेनियल वियाट या फिर लिचफील्ड, इन तीनों में से किसी एक प्लेयर के ऊपर टारगेट करेगी गुजरात। और एक अच्छा बैट्समैन, वो हिटर टाइप बैट्समैन वो अपनी टीम में शामिल करेगी एज अ 1 डाउन। और इनकी भी प्राइस देखोगे ना, हम पहले बड़े प्लेयर्स देख रहे हैं, इनकी भी प्राइस देखोगे 1.5 से 2 करोड़ तक जाएगी। अगर ग्रेस हैरिस भी देखोगे 1.5 करोड़ तक आराम से जाएगी, मिनिमम कह रहा हूं। और लिचफील्ड भी 1 CR तक जाएगी, डेनियल वियाट भी 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में वो भी जाने वाली है, ठीक है। तो ये अच्छे प्लेयर्स जो पिक करेगी, जो ओवरसीज प्लेयर्स में, उसका मैंने बता दिया आपको। ओवरसीज प्लेयर हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ओपनिंग स्लॉट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है ओपनिंग, तो ओपनिंग स्लॉट में वो प्रतिका रावल के ऊपर टारगेट करेगी एज अ ओपनर, क्योंकि एक अच्छा इंडियन ओपनर उनको चाहिए, ठीक है। तो ओपनिंग स्लॉट के लिए प्रतिका रावल को टारगेट करा जा सकता है। अगर वो थोड़ी सी महंगी बिक जाए और उनके पास फंड्स की थोड़ी, क्योंकि नीचे अगर कोई बड़े प्लेयर्स ले लिए तो अगर फंड्स की दिक्कत हो तो केपी नवगिरे को हालांकि वो ले नहीं पाएंगे। उसकी दिक्कत यह है क्योंकि यूपी वॉरियर के पास बहुत आरटीएम कार्ड बचे हैं, ठीक है। और केपी नवगिरे जैसे यंगस्टर हिटर को, इंडियन हिटर है वो नहीं छोड़ेंगे, मेरे ख्याल से नहीं छोड़ेंगे। तो अगर वो नहीं मिल पाते तो एस मेघना को टारगेट कर सकते हैं। तो एक अच्छी इंडियन प्लेयर मिल जाएगी उनको एज अ ओपनर, जो 1 CR के आसपास मिल जाए, जो उससे कम मिले। एस मेघना उससे कम जाएगी, 50-60 लाख में मैक्सिमम जाएगी, ठीक है। तो अगर प्राइस रेंज कम हो, उनके पास प्राइस की दिक्कत हो, तो एस मेघना को ले, वरना प्रतिका रावल के ऊपर जाए। 1 से 1.5 करोड़ के बीच में भले ही जाए, पैसे पर जाए, क्योंकि ये 3 अगर बड़े प्लेयर्स उनकी टीम में आ गए तो मैच विनर प्लेयर्स की उनके पास स्टॉक हो जाएगा और फिर वो जीतने में इजी पड़ेगा उनको। बाकी सब प्लेयर देखो सस्ते में मिल जाते हैं और अच्छे मिल जाएंगे, मैच है ना, यही मेन है। और अगर अभी तक आप देखोगे तो हमने टॉप 6 देखोगे ना, उसमें 5वें नंबर का हटा दो बैट्समैन, पर टॉप 6 में 5 प्लेयर देखो ना, जो भी लिए ना, इनसे पूरी टीम बन जाएगी। और ये जो जितने भी प्लेयर हमने चूज करे वो 5 करोड़ के अंदर अंदर आराम से मिल जाएंगे, फिर भी आपके पास 4 करोड़ जितने पैसे बचेंगे। तो अभी गुजरात के पास भी 3 आरटीएम कार्ड पड़े हैं और वो तीनों आरटीएम कार्ड का यूज पक्का करने वाली है 7, 8 और 9 नंबर पे। 7 नंबर पे वो यूज करेगी काशवी गौतम के लिए, फिर 8 नंबर पे भारती फुलमानी के लिए आरटीएम कार्ड यूज करा जाएगा एज अ अनकैप्ड, वो तो रिटेन भी हो जाएगी एज अ अनकैप्ड, जो एक करना ही पड़ेगा मिनिमम आरटीएम कार्ड। तो भारती फुलमानी के ऊपर वो आरटीएम कार्ड यूज करेंगे और अपने अंदर ले लेंगे, क्योंकि भारती फुलमानी ने बहुत अच्छी हिटिंग करके रन्स बनाए हैं लास्ट इन, उसको नहीं छोड़ना चाहिए और अच्छी परफॉर्मेंस करी है गुजरात के लिए। और उसके नीचे जो 9 नंबर पे देखोगे तनुजा कन्वर, उसको भी आरटीएम कार्ड करके रिटेन करा जाएगा। और ये जो 3 प्लेयर है गुजरात के लिए काफी बढ़िया करा है। और काशवी गौतम और तनुजा कन्वर अच्छे पेसर साबित हुए थे पिछली सीजन गुजरात के लिए और अच्छी बॉल करा रहे थे। कुछ मैच हटा दो, कुछ मैच में पीटे भी है मैं मानता हूं, बट काफी ओवरऑल अच्छी बॉलिंग कराई है। तो ये तीनों के तीनों रिटेन होंगे। तो अभी भी देखिए गुजरात 11वें नंबर पे एक अच्छे पेसर के ऊपर रुक कर सकती है, क्योंकि देखो अभी जितने भी हमने प्लेयर्स चूज करे ना, वो अगर वो बाय भी कर लेती है ना, फिर भी उनके पास 2.5 करोड़ जितना बजट रहेगा, 2.5 से 3 करोड़ रुपए, ठीक है, आराम से 2.5 करोड़ जितना तो आराम से रहेगा। तो इसी कारण से एक अच्छे पेसर को भी वो अपने अंदर इंक्लूड कर सकती है 11वें नंबर पे, क्योंकि 11वें नंबर पे जो मुझे जहां तक लग रहा है पहले वो टारगेट करना चाहेगी कांति गुड़ के ऊपर, बट हो सकता है थोड़े से महंगे बिकी, वो 1 करोड़ के आसपास भी बिकती है या 90 लाख के आसपास बिकती है और उनके पास फंड्स ना बाकी रहे, तो वो ए रेड्डी के पीछे जा सकती है। और अगर ए रेड्डी भी नहीं तो प्रिया मिश्रा, जो लास्ट टाइम उनके पास थी, थोड़ी पीटी थी, पीट जाती थी, बट अभी है ना, लास्ट टाइम क्या दिक्कत थी, उनके पास और ओवरसीज की ओवर्स नहीं थी, बट अभी अगर मैंने जैसे बताया अगर वैसे वो पिक करती है तो उनके पास
उनको प्रिया मिश्रा से 1 आध 2 ओवर करानी पड़ेगी, वो भी कराए तो कराए, अच्छी जा रही तो, वरना उनके पास ऑलरेडी देखोगे तो ऑलरेडी उनकी बॉलिंग कोटा खत्म हो जाती है और 10 नंबर पे एक अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर के पीछे जा सकते हैं, स्पिन विकेट टेकिंग, और उसमें शाइका ईशा के ऊपर वो टारगेट करे या फिर आशा शोभना के ऊपर टारगेट करे, या फिर अगर वो दोनों भी महंगे बिके तो स्नेह राणा को ले ले। तो उनकी देखो, उनकी बॉलिंग में ऑप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बैटिंग डेप्थ भी बढ़ जाने वाली है और बहुत बढ़िया बॉलिंग बन जाएगी। और ऐसा नहीं है ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मैं प्लान करके बता रहा हूं, ये इतने पैसे में आराम से ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी प्लेयर्स बताए ना, अगर इतने भी ले लेना फिर भी 1.5 करोड़ जितना उनके पास बचेगा। उसमें बाकी के प्लेयर्स तो देखो बेस प्राइस पे लेने होते हैं, उतना कुछ लेना नहीं होता, सारे डोमेस्टिक ही होते हैं, जो मेन होता है यही होता है। 5 नंबर का एक स्लॉट खाली बचता है। अभी 5 नंबर पे देखो, मैं आपको, आप हो सकता है मेरे से अगर एग्री ना भी करो, बट एक बात है, हरनिल देवल के पीछे ये लोग जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि इनके पास इंडियन चेहरा कोई बड़ा नहीं है जो मार्केट में दिखा सके, क्योंकि उनके पास सारे देखोगे फॉरेन प्लेयर्स ही बड़े हैं। एक अच्छा चेहरा चाहिए जो इंटरनेशनली इंडियन प्लेयर हो, हरनिल देवल है वो, ठीक है। अभी हरनिल देवल के ऊपर भी हो सकता है आरटीएम कार्ड यूज कर ले वो, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर देखोगे ना, हरनिल देवल को मत लो। अगर लो भी रहे हो तो नीचे खिलाना, ऊपर मत खिलाना। आप 1 डाउन पे, आप अच्छे प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करो। हरनिल देवल देखोगे, मैं बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद है वो, बट वो ओडीआई के लिए सही है, वो T20 में ऐसी हिटिंग नहीं कर सकती। आप हरनिल देवल को 1 डाउन खिला रहे थे और लिचफील्ड को 6 नंबर खिला रहे थे। लिचफील्ड एक ओपनर है, उसको ऊपर जितना भेजोगे उतना वो आपको बढ़िया कर देगी वो, और बहुत अच्छी हिटिंग कर देती है वो, ठीक है। अगर यही गलती करोगे आप कभी भी कप नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं जीत सकते। तो इसीलिए थोड़ा ऊपर उठकर हरनिल देवल को देखो। अगर बाकी सब प्लेयर्स अगर ले लेते हैं तो हरनिल देवल को नहीं ले पाएंगे। अगर जैसे मैंने बताया, अगर उस हिसाब से प्लेयर्स चूज करते हैं तो हरनिल देवल को वो नहीं ले पाएंगे। अगर हरनिल देवल के लेने का पैसे ना हो तो कोई बात नहीं, कोई इतना जरूरत ही नहीं है। 5वें नंबर पे देखो राघवी बिष्ट को ले लाओ, राघवी बिष्ट को भले ही नीचे खिला देना। अगर राघवी बिष्ट आ जाती है, हरनिल देवल नहीं ले पाते, तो राघवी बिष्ट को थोड़ा नीचे खिला देना, ऊपर जॉर्ज वेरहाम या जैस जोनासन को प्रमोट कर दो। ऐसे अपनी टीम बना सकती है, बहुत बढ़िया टीम बनेगी, ठीक है। और अगर राघवी बिष्ट भी ना आए तो सिमरन शेख, जो लास्ट टाइम भी उनकी टीम में आई थिंक थे, सिमरन शेख उन्हीं की टीम में थी, ठीक है, उसी को अपनी टीम में ले लो वापस से, बेस प्राइस में मिल जाएगी ऐसे तो, ठीक है। तो इसी कारण से हरनिल देवल का देखो मेरे पास रीजन तो यही है, मत ही लो, कोई जरूरत नहीं है। और लो तो थोड़ा नीचे ही खिलाओ, अगर टीम कोलैप्स करती है तो थोड़ी पार्टनरशिप बना लेगी उस हिसाब से, वरना 1 डाउन और ओपनिंग स्लॉट पे आपके बेस्ट हिटर को भेजो, वरना आप कभी नहीं जीत पाओगे, आप ऐसे ही गड़बड़ करोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग 9 करोड़ में गुजरात टाइटंस अपनी ऐसी बढ़िया प्लेइंग इलेवन बना सकती है। और आपकी राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और वीडियो को देखो, कमेंट सेक्शन को सिरकाओगे ना, ऐसे हाइप का बटन आएगा, हाइप का बटन भी दबा दो। और आपको ऐसे वीडियो यहाँ पे मिलते रहने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा दो भाई, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट करो भाई। आपको यहाँ पे ऐसे ही तगड़े वीडियो मिलेंगे। अभी आईपीएल के भी शुरू होंगे, WL के खत्म हो गए, उसके बाद आईपीएल के भी शुरू होने वाले, टारगेट प्लेयर के ऊपर बढ़िया एनालिसिस करके बताऊंगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको लेटेस्ट जो भी एक्यूरेट अपडेट आती है ना, वो टेलीग्राम पे ही आती है। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो।